अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहबाज खान आपका फिर से एक बार इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। अब हमारे यूट्यूब चैनल AMG कोचिंग क्लासेस सवाई माधोपुर पुलिस लाइन के सामने, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम सेकंड ग्रेड उर्दू का पहला टॉपिक उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका को पढ़ रहे हैं। उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका से पहली क्लास में आप लोगों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। आप लोगों ने मुझे बहुत नवाजा, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों में भेजें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इसका मज़ीद फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, पहली क्लास में हमने पढ़ा था उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका को। उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका को आसान बनाने के लिए मैंने इसे 6 भागों में डिवाइड किया था। पहला है उर्दू ज़बान, उर्दू लफ्ज़, उर्दू का ख़ानदान, नज़रियात, उर्दू के दूसरे नाम और दूसरी ज़बानें और उनके मकाम। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं दोनों ही ज़बानों में इस चीज़ को लिखूंगा ताकि जो भी बच्चे उर्दू लिखने में थोड़ी परेशानी महसूस करते हैं वो दूसरी हिंदी ज़बान में देवनागरी लिपि में लिखकर अपना काम चला लें। लेकिन आगे के लिए, आगे मुस्तकबिल में आप उर्दू ज़बान को ज़रूर सीखें, लिखना सीखें, जिससे आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी और उससे आपका 2 क्वेश्चन सही इमला वाला, एक तो सही इमला वाला और अल्फाज में मायने के 2 जो क्वेश्चन बनते हैं वो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो उर्दू ज़बान सबसे पहले क्या है? उर्दू ज़बान है, उर्दू लफ्ज़ है, उर्दू का ख़ानदान है, नज़रियात है, उर्दू के दूसरे नाम है और दूसरी ज़बान में उनके मकाम हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? जिसमें से हम अब तक 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक उर्दू ज़बान, एक उर्दू लफ्ज़। उर्दू ज़बान और उर्दू लफ्ज़ दोनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक चलेगा उर्दू के ख़ानदान। उर्दू के या उर्दू का ख़ानदान, कि उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है। उर्दू का ख़ानदान, तो देखो दोस्तों, इसे हम आसान ज़बान में समझने के लिए बिल्कुल आसान वे में पढ़ेंगे। हम इसे बिल्कुल आसान वे में पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हम इसे समझेंगे कि उर्दू का ख़ानदान क्या है। उर्दू देखो, उर्दू एक खल्त मल्त मिली जुली ज़बान है। उर्दू कैसी ज़बान है? उर्दू खल्त मल्त यानी मिली जुली ज़बान है। उर्दू कैसी ज़बान है? खल्त मल्त मिली जुली ज़बान है। ठीक है, उर्दू खल्त मल्त ज़बान है। ठीक है, एक लाइन समझ में आई? उर्दू कैसी ज़बान है? तो उर्दू का ख़ानदान पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, उर्दू है खल्त मल्त ज़बान है, यानी मिली जुली ज़बान है। यानी कैसी ज़बान है? मिली जुली ज़बान। और मिली जुली ज़बान है। और मिली जुली ज़बान को या खल्त मल्त 2 ज़बानें, खल्त मल्त कैसे? जब 2 ज़बानें आपस में मिलती हैं तो कोई तीसरी ही ज़बान वजूद में आती है, उस तीसरी ज़बान को खल्त मल्त या मिली जुली ज़बान कहते हैं। और मिली जुली ज़बान को भाषा का बिगड़ा रूप, ज़बान का बिगड़ा
बिगड़ा रूप, जबान का बिगड़ा रूप। जबान का बिगड़ा रूप किसे कहते हैं? अपभ्रंश। अपभ्रंश। जबान के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? अपभ्रंश। ठीक है। उर्दू मिली जुली जबान है, मिली जुली जबान है। उर्दू कैसी जबान है? मिली जुली जबान है। मिली जुली जबान को भाषा का बिगड़ा रूप, जबान का बिगड़ा रूप, भाषा का बिगड़ा रूप कहते हैं, और भाषा के बिगड़े रूप को कहते हैं अपभ्रंश। कौन सा भ्रंश? अपभ्रंश। ठीक है, यहां तक समझ में आया? उर्दू एक मिली जुली जबान है। मिली जुली जबान है यानी दो जबानों के मिलने से उर्दू, दो या दूसरी जबानों के मिलने से, कई जबानों के मिलने से उर्दू वजूद में आई। तो उर्दू मिली जुली जबान है, और मिली जुली जबान को कहते हैं भाषा का, जबान का बिगड़ा हुआ रूप। जबान के बिगड़े हुए रूप को कहते हैं अपभ्रंश। कौन सा भ्रंश? अपभ्रंश। और उर्दू कौन से अपभ्रंश से निकली है? तो उर्दू निकली है शूरसेनी अपभ्रंश से। शूरसेनी अपभ्रंश से। शूरसेनी अपभ्रंश शूरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, यहां तक आया समझ में? उर्दू कौन सी अपभ्रंश से निकली है? तो उर्दू निकली है शूरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है। उर्दू शूरसेनी अपभ्रंश से निकली है। उर्दू एक खल्त मल्त मिली जुली जबान है। मिली जुली जबान को भाषा का बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं, और भाषा के बिगड़े हुए रूप को कहते हैं अपभ्रंश। कौन सा भ्रंश? अपभ्रंश यानी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। और उर्दू कौन से अपभ्रंश से निकली है? तो उर्दू निकली है शूरसेनी। कौन से सेनी? शूरसेनी अपभ्रंश से निकली है। उर्दू कौन से अपभ्रंश से निकली है? शूरसेनी अपभ्रंश से निकली है। जब हम बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय का 16 महाजनपदों की सूची देखते हैं तो उसमें सूरसेन महाजनपद रहता है। उस सूरसेन जनपद की राजधानी क्या रहती है? मथुरा। क्या रहती है? मथुरा। यह हमें कहां से पता चला? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या रहती है? मथुरा। मथुरा वृंदावन का एरिया। ठीक है, तो वो वाला एरिया शूरसेनी अपभ्रंश से निकली। यहां तक आया सब? और शूरसेनी अपभ्रंश, ये शूरसेनी अपभ्रंश किसका भाग है? तो ये शूरसेनी अपभ्रंश हिंद आर्याई का। किसका भाग है? हिंद आर्याई का भाग है। किसका भाग है? हिंद आर्याई। हिंद आर्याई। जिस तरीके से खानदान में एक दादा होते हैं, पोता दादा होते हैं, उसके वालिद होते हैं, फिर पोता होता है, फिर ऐसे ही परदादा, इस तरीके से चलता है ना। ऐसे ही उर्दू मिली जुली जबान है। मिली जुली जबान को भाषा का बिगड़ा रूप कहते हैं। भाषा के बिगड़े रूप को अपभ्रंश है। अब भाषा का बिगड़ा रूप क्या है? अपभ्रंश। उर्दू कौन से अपभ्रंश से निकली है? शूरसेनी अपभ्रंश से। शूरसेन अपभ्रंश की बोली, ये बोली कहां पर बोली जाती थी? तो मथुरा और उसके आसपास। कैसे पता चला? कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची है, जिसमें शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या दे रखी है? मथुरा दे रखी है। ऐसे जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची है, उसमें मथुरा, शूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है। यहां तक आया समझ में? ठीक है, तो उर्दू शूरसेन की एक तो हो गई शूरसेनी अपभ्रंश। और शूरसेनी अपभ्रंश किससे निकली है? शूरसेनी निकली है हिंद आर्याई से। किससे निकली है?
हिंद आर्याई से, यानी आर्य कौम अपने साथ जो जबान लाई, हिंद आर्याई, आर्य से बना है ना, हिंद आर्याई, तो आर्य कौम अपने साथ जो जबान लेके आई उसे कहा गया हिंद आर्याई। और हिंद आर्याई को हिंदुस्तान में भाषाओं की जननी क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान में भाषाओं की जननी, हिंदुस्तान में जबानों की जननी किसे कहा जाता है? हिंद आर्याई को। हिंद आर्याई को हिंदुस्तान में भाषाओं की जननी या भाषाओं की मां किसे कहा जाता है? तो हिंद आर्याई को कहा जाता है। जैसे ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है, ऐसे ही हिंदुस्तान में भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? हिंद आर्याई को। आप 10वीं क्लास के जब अपना सिलेबस उठाएंगे उसमें है जबानों का घर हिंदुस्तान, एक पार्ट का नाम, चैप्टर का नाम क्या है, सबक का नाम हिंदुस्तान में जबानों का घर हिंदुस्तान किसका है? सैयद एहतशाम हुसैन का। किसका है वो सबक? सैयद एहतशाम हुसैन का। उसमें साफ लिख रहा है कि हिंदुस्तान में भाषाओं की जननी, भाषाओं की मां किसे कहा जाता है? तो हिंद आर्याई को। और ये क्वेश्चन रीट में पूछा जा चुका है, रीट में या सेकंड ग्रेड में कहीं तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, जहां तक 2017 में आया था। ठीक है, तो हिंदुस्तान में जबानों की जननी किसे कहोगे? हिंद आर्याई को। यहां तक आया आप लोगों के समझ में? उर्दू का खानदान के खानदान किसे कहते हैं? जैसे एक वालिद होते हैं, वालिद का बेटा, बेटे का बेटा, पोता, फिर उसका बेटा, परपोता। ठीक है, इसी तरीके से उर्दू के खानदान को हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने समझा उर्दू एक खल्त मल्त यानी मिली जुली जबान है। मिली जुली जबान को जबान का बिगड़ा हुआ रूप, कौन सा रूप? बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं। बिगड़े हुए रूप को कहा जाता है अपभ्रंश। कौन सा भ्रंश? भाषा के बिगड़े हुए रूप को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश उर्दू कौन सा भ्रंश निकली है? तो उर्दू निकली है शूरसेनी अपभ्रंश। कौन सा भ्रंश है? शूरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, यहां तक आया समझ में? शूरसेनी अपभ्रंश निकली है। कौन सा अपभ्रंश निकली है? शूरसेनी अपभ्रंश, शूरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, और शूरसेनी अपभ्रंश किससे निकली है? तो शूरसेनी निकली है, अपभ्रंश निकली है हिंद आर्याई से। आर्य कौम अपने साथ जो जबान लेके आई वो जबान से, और बाकी जबान हिंदुस्तान में जितनी भी जबानें हैं वो पैदा हुई। अब ये बात कैसे? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक उनका खत था, और उस खत को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो उसे रखा जाता है प्राग आद ऐतिहासिक काल में। कौन से काल में? आद ऐतिहासिक काल में। इतिहास के 3 काल है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल तो वह काल जिसमें मानव ने लिपि का विकास ही नहीं किया, और आदि ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें मानव ने लिपि का विकास किया परंतु आज का मानव पढ़ नहीं पाया, और ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें मानव ने लिपि का विकास भी किया और आज का मानव उसे पढ़ भी पा रहा है। तो इसे ही हिंद आर्याई जो बस्ती, हिंद आर्य कौम जो आई थी, वैदिक सभ्यता जो पढ़ते हैं, तो आर्य कौम जब अपने साथ आई थी तो अपने साथ अपनी जबान लाई थी हिंद आर्याई, या फिर हिंद आर्याई। आर्यों की जबान कौन सी थी? संस्कृत। आर्यों की जबान कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी जबान थी? संस्कृत। यहां तक आया समझ में? हिंद आर्याई। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो हमने यहां तक देखा हिंद आर्याई को हिंदुस्तान में भाषाओं की जननी या मां कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, उर्दू किस खानदान से ताल्लुक रखती है? तो वो ऑप्शन में ये क्वेश्चन भी एक बार आपके रीट में पूछा जा चुका है कि उर्दू किस खानदान से ताल्लुक रखती है। तो इसका आंसर होगा, या तो वो देगा हिंद आर्याई। किससे ताल्लुक रखती है? हिंद आर्याई से ताल्लुक रखती है। उर्दू किस खानदान से
ताल्लुक रखती है, ताल्लुक रखती है, तो कौन सा खानदान हो जाएगा? हिंद आर्याई। ठीक है, हिंद आर्याई। यहां तक आया समझ में? यहां तक कोई परेशानी नहीं है? यहां तक कोई परेशानी? ठीक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? रीट 2015 में। रीट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उर्दू किस खानदान से ताल्लुक रखती है? तो उर्दू रखती है हिंद आर्याई से ताल्लुक रखती है। यहां तक आया समझ में? अभी तक हमने देखा उर्दू निकली, भाषा के बिगड़े रूप को अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश से निकली उर्दू कुछ अपभ्रंश से ताल्लुक रखती है, तो सूरसेनी। सूरसेनी किससे निकली है? तो हिंद आर्याई से, हिंद आर्याई से। और हिंद आर्याई किसकी शाख है? तो हिंद आर्याई जबानों के सबसे बड़े खानदान, जबानों के सबसे बड़े खानदान हिंद यूरोपी, हिंद यूरोपी खानदान, हिंद यूरोपी खानदान से ताल्लुक रखती है। कौन से खानदान? हिंद यूरोपी, हिंद यूरोपी खानदान, हिंद आर्याई, शूरसेनी। ठीक है, तो उर्दू शूरसेनी, खलतमल जबान भाषा का बिगड़ा रूप। अपभ्रंश तो कौन सा अपभ्रंश हो गया? शूरसेनी। शूरसेनी किससे निकली है? हिंद आर्याई से। और हिंद आर्याई हिंद यूरोपी भाषाओं का सबसे बड़ा खानदान, जबानों का सबसे बड़ा खानदान, जबानों का खानदान। और जबानों का खानदान अभी देखेंगे हम, जबानों का खानदान, जबानों का खानदान सबसे बड़ा खानदान है, दुनिया का सबसे बड़ा जबानों का खानदान है हिंद यूरोपी खानदान। उसकी 11 शाखों में से, इसकी 11 शाखों में से एक अहम शाख है हिंद आर्याई। ठीक है, यहां तक आया समझ में? तो अब हम देखेंगे खानदान किसे कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। खानदान देखो, उर्दू अरबी में, अरबी में, अरबी में अरबी में जबान को, अरबी में जबान को कहते हैं लिसान। क्या कहते हैं? अरबी में जबान को कहते हैं लिसान। ठीक है, अरबी में अरबी में ज़बान को कहते हैं लिसान। अरबी में ज़बान को लिसान कहते हैं। क्या कहते हैं? लिसान। ठीक है, तो ये मुतरादिफ हो गया। ज़बान का क्या होगा? मुतरादिफ। ज़बान को क्या कहते हैं? लिसान कहते हैं। लिसान से एक लफ्ज बना है लिसानियात। लिसान से क्या बना है? लिसानियात। लिसानियात। जैसे दीन से बना है दीनियात, ऐसे लिसान से बना है लिसानियात। ठीक है, आ रहा है यहां तक समझ में? लिसानियात। लिसानियात का मतलब क्या होता है? तो लिसान का मतलब होता है, एक मिनट इधर लिख दूं, लिसान से एक लफ्ज बना है लिसानियात। लिसान से एक लफ्ज बना है लिसानियात। लिसानियात के मायने होते हैं जबान का, जबान का साइंसी तरीके से ज़बान का साइंसी तरीके से मुताला करना। ज़बान का साइंसी तरीके से मुताला करना। ज़बान का साइंसी तरीके से
साइंसी तरीके से मुताला करना। ठीक है, यहां तक आया समझ में? मुताला करना। तो जबान का साइंसी तरीके से मुताला करने को कहते हैं लिसानियात। और यह क्वेश्चन एक बार नेट में आ चुका है कि लिसानियात के मायने क्या होते हैं। जबान का साइंसी तरीके से मुताला करना। जैसे मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें व्यवहारकर्ता के व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही अरबी में लिसानियात के मायने होते हैं जबान के साइंसी तरीके से मुताला करना, यानी उसकी शुरुआत, उसकी इब्तिदा से लेकर उसके आखिर तक कैसे वो बनी। या फिर इसके मायने होते हैं जबान की तारीख का इल्म। जबान की तारीख, तारीख का इल्म, जबान की तारीख का इल्म, या जबान की इब्तिदा, जबान की इब्तिदा व इर्तिका की तश्कील, तश्कील का इल्म। ठीक है, यहां तक आया समझ में? जबान की तारीख का इल्म या जबान की इब्तिदा इर्तिका की तश्कील का इल्म को क्या कहते हैं? लिसानियात कहते हैं। लिसानियात समझ में आ गया? जो जबान का माहिर होता है, जबान का माहिर होता है, जबान के माहिर को कहते हैं माहिर लिसानियात। जबान के जो माहिर होता है उसे कहते हैं, जबान का जो माहिर होता है उसे कहते हैं माहिर लिसानियात। माहिर लिसानियात। तो जबान का माहिर होता है उसे क्या कहते हैं? माहिर लिसानियात। ठीक है, जो जबान का माहिर होता है उसे क्या कहते हैं? माहिर लिसानियात कहा जाता है। यहां तक आया समझ में? इसके बाद आगे चलते हैं हम रिश्ता जबानें। हम उसे क्या कहते हैं? माहिर लिसानियात। और उर्दू किस लिसानी खानदान से ताल्लुक रखती है? उर्दू किस लिसानी खानदान से ताल्लुक रखती है? किस खानदान से ताल्लुक रखती है? हिंद यूरोपी। हिंद यूरोपी। हिंद यूरोपी। हिंद यूरोपी। हिंद यूरोपी। हिंद यूरोपी खानदान से उर्दू किस लिसानी खानदान से ताल्लुक रखती है? खानदान से ताल्लुक रखती है। तो उर्दू ताल्लुक रखती है हिंद यूरोपी लिसानी खानदान से ताल्लुक रखती है। यहां तक आया समझ में? अब यह खानदान बनता कैसे है? खानदान बनता कैसे है? तो खानदान में हम अगले पेज पे चलते हैं। खानदान बनता कैसे है? तो खानदान बनने के लिए देखो, खानदान ऐसे बनता है कि जो हम रिश्ता जबानें होती हैं, हम रिश्ता आपस में हम रिश्ता आपस में रिश्तेदारी रखने वाली हम रिश्ता जबानें, यानी सोती एतबार से। कौन से एतबार से? सोती, सौत यानी आवाज, सोती एतबार से, ये बार बार मोटा हुए जा रहा। सोती एतबार से सोती एतबार से हम रिश्ता जबानों को, सोती एतबार से जो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हैं, हम रिश्ता जबानों को एक ज़मरे में या एक सांचे में, एक ढांचे में, एक ज़मरे में रखा जाता है। एक ज़मरे में रखा जाता है।
एक जमरे में रखा जाता है उसे ही क्या कहते हैं? खानदान कहते हैं। यानी खानदान कैसे कहते हैं? उर्दू किस लिसानी खानदान से ताल्लुक रखती है? तो उर्दू हिंद यूरोपीय खानदान से ताल्लुक रखती है। लिसानी खानदान क्या होता है कि हम रिश्ता जो जबानें होती हैं, हम रिश्ता यानी सोती एतबार से जो जबानें एक दूसरे से ममासलत रखती हैं, सोती एतबार से, आवाज के एतबार से ममासलत रखती हैं, उनको हम रिश्ता जबानें कहते हैं। और हम रिश्ता जबानें जैसे देखो, अब हम रिश्ता जबानें क्या होती हैं? हम रिश्ता जबानें, हम रिश्ता जबानें। अब ये कैसे? देखो, संस्कृत में यूनानी में और फारसी में सोती एतबार से ममासलत पाई जाती है। सोती एतबार से ममासलत पाई जाती है। संस्कृत में एक शब्द होता है पितृ, पितृ, ठीक है। यूनानी में इसे कहते हैं पेटर, यूनानी में इसे कहते हैं पेटर, जबकि फारसी में इसे कहते हैं पदर, पदर, ठीक है। ऐसे ही एक संस्कृत में एक शब्द होता है भ्राता, भ्राता, इसे यूनानी में कहते हैं भ्रेटर, भ्रेटर। और यहां पर कहा जाता है इसे फारसी में ब्रादर, ब्रादर, ब्रादर यानी भाई, ठीक है। तो ये हो गई सोती एतबार से ममासलत हो गई इनमें, सोती एतबार से क्या हो गई? इनमें ममासलत हो गई। तो हम पढ़ रहे हैं खानदान, हम रिश्ता जबानें, जो हम रिश्ता एक दूसरे से सोती एतबार से ममासलत रखती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं, ताल्लुक रखती हैं, उनको एक जमरे में रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? अब हम पढ़ रहे हैं हम रिश्ता जबानें, हम रिश्ता जबानें जैसे संस्कृत में पितृ एक लफ्ज है, उसे यूनानी में कहते हैं पेटर, फारसी में कहते हैं पदर। ऐसे भ्राता, भ्राता तो को यूनानी में क्या कहते हैं? ब्रेटर, और इसे फारसी में क्या कहते हैं? ब्रादर। तो ये क्या हो गई? हम रिश्ता जबानें। कैसी जबानें हो गई? हम रिश्ता जबानें। और उर्दू किस खानदान से ताल्लुक रखती है? तो उर्दू रखती है हिंद यूरोपी खानदान, हिंद यूरोपी खानदान, हिंद यूरोपी खानदान से ताल्लुक रखती है। कौन से खानदान से? हिंद यूरोपी खानदान। अब यहां से मैं आपको ले चलता हूं खानदानों पे। हिंद यूरोपी खानदान, ठीक है, कि जबानों के कितने खानदान हैं, विल्फ्रेड पी लेमैन के मुताबिक कितने खानदान हैं। तो देखें, सोती, सोती, सरफी वे नहवी एतबार से, वे नहवी एतबार से, यानी सोत यानी आवाज, सर्फ यानी लफ्ज, और नहब यानी जुमला, जुमले जिसमें जुमले का मुताल्लिक इल्म हासिल किया जाए वो नहब, सर्फ यानी जिसमें लफ्ज से मुताल्लिक और जिसमें आवाज से मुताल्लिक इल्म हासिल किया जाए वो सोत, ठीक है। आ रहा है तक? तो सोती, सरफी व नहवी एतबार से जबानों के कितने बड़े खानदान हैं? जबानों के 8 बड़े खानदान हैं। और ये सीटेट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है कि जबानों के कितने बड़े खानदान हैं? तो 8। जबानों के कितने बड़े खानदान हैं? 8। कौन कौन से? पहला है सामी, दूसरा है मालायाई, मालायाई, तीसरा है द्राविड़ी, चौथा है मंडा, 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 पांचवा है हिंद यूरोपी। जबानों का सबसे बड़ा खानदान हिंद यूरोपी खानदान, जिसकी कितनी शाखें हैं? 11 शाखें। हिंद यूरोपी खानदान। छठा है हिंद चीनी खानदान, हिंद चीनी, खानदान।
हिंद चीनी खानदान। सातवां है अफ्रीका की बंतो, अफ्रीका की बांतो, बांतो, बांतो। और आठवीं है कदीम अमरीकी, कदीम अमरीकी। तो जबानों के 8 बड़े खानदान हो गए। सोती, सरफी व नहवी एतबार से जबानों के कितने बड़े खानदान हो गए? 8। कौन कौन से? सामी, मालयाई, द्राविड़ी, मंडा। पांचवा है हिंद यूरोपी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा खानदान है, जिसकी कितनी शाखें हैं? 11 शाखें हैं। फिर है हिंद चीनी, फिर है अफ्रीका की बांतो, कदीम अमरीकी। ठीक है, यहां तक आया समझ में? अब दुनिया का एक बहुत बड़ा माहिर लिसानियात हुआ है विल्फ्रेड पी लेहमैन। कौन? विल्फ्रेड पी लेहमैन। विल्फ्रेड पी लेहमैन के मुताबिक जबानों के कितने बड़े खानदान है? 7। विल्फ्रेड पी लेहमैन ने कितने बताए हैं? 7 बड़े खानदान बताए हैं। जबकि सोती, सरफी व नहवी एतबार से जबानों के कितने बड़े खानदान हैं? तो 8। अब ये कौन कौन से हैं? तो पहला है हिंद यूरोपी, खानदान। दूसरा है चीनी तिब्बती खानदान। तीसरा है अफ्रीकी एशियाई खानदान। चौथा है ऑस्ट्रो एशियाई खानदान। पांचवा है द्राविड़ी खानदान। छठा है अल्ताई और सातवां है फिनो उग्रिक। ठीक है, यहां तक आया समझ में? कि सोती, सरफी व नहवी एतबार से तो जबानों के 8 बड़े खानदान हैं। कौन कौन से? जबानों के सामी, मालयाई, द्राविड़ी, मंडा। ठीक है। और पांचवा है हिंद यूरोपी, जिसकी 11 शाखें हैं। हिंद चीनी, अफ्रीका की बांतो और कदीम अमरीकी। ठीक है। माहिर लिसानियात हुए हैं विल्फ्रेड पी लेहमैन। कौन से लेहमन? विल्फ्रेड पी लेहमैन माहिर लिसानियात हुए हैं। उन्होंने जबानों के 7 बड़े खानदान बताए हैं। कौन कौन से? एक तो है हिंद यूरोपी खानदान, दूसरा है चीनी तिब्बती खानदान, तीसरा है अफ्रीकी एशियाई खानदान, चौथा है ऑस्ट्रो एशियाई खानदान, पांचवा है द्राविड़ी खानदान, छठा है अल्ताई खानदान, सातवां है फिनो उग्रिक। और इन तमाम खानदानों में सबसे बड़ा खानदान है हिंद यूरोपी खानदान। सबसे बड़ा कौन सा है? हिंद यूरोपी खानदान। यहां तक आया आपके समझ में? ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हिंद आर्याई से कौन सी आर्याई से? हिंद आर्याई से उर्दू तक का सफर। हिंद आर्याई से उर्दू तक का सफर। ठीक है, उर्दू तक का सफर। हिंद आर्याई से उर्दू तक का सफर, यह है हमारा अपना अलग टॉपिक। तो देखो 1500 कबले मसीह में, कब? 1500 कबले मसीह में, 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता का काल क्या है? वैदिक सभ्यता का
काल क्या है? वैदिक सभ्यता का काल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और कदीम हिंद आर्याई से और उर्दू तक का सफर है 1500 कबले मसीह से 1500 कबले मसीह से ता हाल यानी मौजूदा दौर तक। कितने साल का टाइम होगा? लगभग 3500। लगभग कितना? 3500 साल का टाइम पीरियड होगा। इस टाइम पीरियड में हिंद आर्य से उर्दू तक का सफर, कैसे उर्दू आज हमारे मौजूदा दौर में बन के सामने आई है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो 1500 कबले मसीह में आर्य कौम हिंदुस्तान आती है। देखो एक मिनट, ठीक है, ये भारत हो गया। 1500 कबले मसीह में मध्य एशिया से आर्य कौम हिंदुस्तान आती है। और यह कॉल किसका है? यह कॉल है मैक्स मूलर का। तो 1500 कबले मसीह में आर्य कौम जब हिंदुस्तान आती है तो यहां पे भी दूसरे लोग रह रहे थे जो क्या कहलाते थे? द्राविड़ी। क्या कहलाते थे? द्राविड़ी कहलाते थे। और आर्य कौम भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण करने वाली जाति कौन सी है? आर्य कौम। ठीक है, तो यहां पे द्राविड़ लोग रहते थे। तब ये आर्य कौम अपने साथ जब आई तो अपने साथ अपनी जबान लाई। और अपनी जबान कौन सी लाई? संस्कृत। अपनी जबान कौन सी लाई? संस्कृत। अब संस्कृत जबान जब लाई तो संस्कृत और इनकी जबानें आपस में मिलने लगी और हिंद आर्याई या फिर हिंद आर्याई एक ही बात है। आर्य कौम के साथ आने वाली जबान हिंद आर्याई, ठीक है, एक ही मान सकते हैं, लेकिन है नहीं वैसे। संस्कृत तो संस्कृत जबान जो आर्य की कौम आर्य जबान की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। तो संस्कृत जबान जब इन लोगों की जबान, मकामी लोगों की जबान, जो मकामी लोग थे हिंदुस्तान के मकामी लोग कौन थे? द्राविड़। तो द्राविड़ों की जबान और आर्य कौमों की जबान जब मिलने लगी तो दो जबानें आपस में खल्तमल्त होने लगी। दो जबानें जब आपस में खल्तमल्त होने लगी तो कोई तीसरी जबान वजूद में आई। उसी जबानों को, उसी हिंद आर्याई जबानों से उर्दू तक का सफर हम देखने वाले हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या है? कुल टाइम पीरियड है 1500 कबले मसीह ता यानी से हाल, वर्तमान तक। ठीक है, मौजूदा जमाने तक। अब इस कदीम हिंद आर्याई दौर को फिर से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। यहां तक आया समझ में? इसको 3 अदवार में, कितने अदवार में? 3 अदवार में डिवाइडेशन किया गया। कितने दौर में बांटा गया इसे? 3 दौर में। कौन कौन से? पहला है कदीम हिंद आर्याई दौर। कदीम हिंद आर्याई दौर। कदीम हिंद आर्याई दौर 3 अदवार में। दौर की जमा क्या है? अदवार में। 3 अदवार में तकसीम किया गया कदीम हिंद आर्याई दौर। कदीम हिंद आर्याई दौर। कदीम हिंद आर्याई दौर का टाइम पीरियड क्या है? तो 1500 कबले मसीह से 1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह, 500 कबले मसीह यानी ईसा पूर्व। यहां तक आया समझ में? कदीम हिंद आर्याई का टाइम पीरियड क्या है? कदीम हिंद आर्याई का टाइम पीरियड है 1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह। ठीक है, और यह टाइम पीरियड नेट में पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों। कहां पे पूछा जा चुका है कि कदीम हिंद आर्याई का टाइम पीरियड क्या है? तो 1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह। दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई दौर। वस्ती यानी दरमियान का। वस्ती हिंद आर्याई दौर। वस्ती हिंद आर्याई दौर। वस्ती हिंद आर्याई दौर। वस्ती हिंद आर्याई दौर। वस्ती हिंद आर्याई दौर।
और इसका टाइम पीरियड है 500 कब्ल मसीह से, खा छूटा था वो 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी। तो इसमें कितना टाइम पीरियड होगा? 1500 साल का। और ये कितना टाइम पीरियड हो गया? 1000 साल का। ये तो हो गया 1000 साल का, ये हो गया 1500 साल का। ठीक है, टाइम पीरियड जरूर याद रखना। टाइम पीरियड क्या है? 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी, 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह। और तीसरा है जदीद। कदीम का क्या होता है? मुतजा। जदीद, तो जदीद हिंद आर्याई दौर, जदीद हिंद आर्याई दौर, जदीद हिंद आर्याई दौर, जदीद हिंद आर्याई दौर। और जदीद हिंद आर्याई दौर का जमाना है 1000 ईस्वी से ता, यानी मौजूदा ता से लेके हाल तक, मौजूदा जमाने तक जो टाइम है। और ये टाइम लगभग अब तक कितना हो गया? 1000 ईस्वी, 1000 साल का ये टाइम पीरियड है। ये 1500 साल का, ये कदीम हिंद आर्याई दौर कितने साल का? 1000 साल का। यहां तक आया समझ में? हिंद आर्याई से हम पढ़ रहे हैं, हिंद आर्याई से उर्दू तक का सफर, यानी आर्य कौम जब आई हिंदुस्तान में आई, जब ये हमने नक्शे में देखा था, आर्य कौम 1500 कब्ल मसीह में हिंदुस्तान आई, तब से लेके मौजूदा जमाने तक उर्दू तक का सफर, उर्दू कैसे बन के हमारे सामने आई। तो इस ये टाइम पीरियड शुरू होता है 1500 कब्ल मसीह से वर्तमान मौजूदा जमाने तक, ताहाल मौजूदा जमाने तक। तो ये टोटल टाइम पीरियड है 3500 साल का। अब 3500 साल को 3 अदवारों में, 3 दौरों में तकसीम किया गया है। कदीम हिंद आर्याई दौर, वस्ती हिंद आर्याई दौर और जदीद हिंद आर्याई दौर। कदीम हिंद आर्याई दौर वह दौर है जिसमें टाइम पीरियड है 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक का, यानी 1000 साल तो ये हो गई। वस्ती हिंद आर्याई दौर वह दौर 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक, यानी 1500 साल ये हो गई। और जदीद हिंद आर्याई दौर वो दौर जो 1000 ईस्वी से मौजूदा जमाने तक चल रहा है ताहाल, ये 3500 साल हो गए। तीनों टाइम पीरियड इसमें पूरे हो गई। अब यहां की मोस्ट बात आती है कि देखो ये जो टाइम पीरियड है ये वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति का टाइम है, वैदिक सभ्यता का टाइम है 1500 कब्ल मसीह से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो यहां वैदिक आर्यों की जबानों का बोलबाला रहा, यानी यहां पर रहा संस्कृत का दौर। ये किसका रहा? ये संस्कृत जबान का दौर रहा, संस्कृत का दौर रहा। वो अभी समझाऊंगा मैं आपको कि कैसे संस्कृत का दौर रहा। तो ये था संस्कृत का दौर। किसका दौर? संस्कृत, संस्कृत का दौर। ठीक है, ये रहता है प्राकृत, प्राकृत। ये किसका दौर रहता है? एक तो प्राकृत का, दूसरा अदबी प्राकृत का, अदबी प्राकृत का, ये रहता है अदबी प्राकृत का। और तीसरा ये रहता है, इसमें 3 अदवार चलते हैं और इसमें 3 दौर चलते हैं, प्राकृत, अदबी प्राकृत और अपभ्रंश। कौन सा भ्रंश? अपभ्रंश, अपभ्रंश का दौर। ठीक है, यहां तक आया समझ में? और ये रहता है जदीद जबानों का दौर, जदीद जबानों का दौर, जदीद जबानों का दौर। ये रहता है जदीद जबानों का दौर। आया यहां तक समझ में? कदीम हिंद आर्याई दौर किसका है? संस्कृत का दौर है, यानी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के टाइम पे संस्कृत का बोलबाला रहता है। वस्ती हिंद आर्याई प्राकृत का, अदबी प्राकृत का और अपभ्रंशों का दौर कहा जाता है। जबकि जदीद हिंद आर्याई दौर को कहा जाता है, वो जदीद हिंद आर्याई दौर माना जाता है, ये जदीद हिंद आर्याई में रहता है जदीद जबानों का दौर। यहां तक आया समझ में? अब हम शुरू से एक बार दोबारा से देखते हैं ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो। एक बार प्रीवियस पेज पे चलते हैं। बस रिपीट करते हैं।
देखो हम पढ़ रहे थे उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका। उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका को आसान बनाने के लिए हमने इसे कितने पार्टों में डिवाइड किया, 6 भागों में। उर्दू जबान, उर्दू लफ्ज, खानदान, नजरियात, उर्दू के दूसरे नाम और दूसरी जबानें उनके मकाम। ये पहली वीडियो में हम ये देख चुके हैं। आज हमारा दूसरा वीडियो है और उसमें हम देख रहे हैं उर्दू का खानदान। ठीक है, तो उर्दू किस खानदान से ताल्लुक रखती है ये देखने के लिए उर्दू का खानदान। तो उर्दू एक कैसी जबान है? उर्दू एक खल्त मल्त जबान है, यानी मिली जुली जबान है। और मिली जुली जबान को कहा जाता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। भाषा का बिगड़ा हुआ रूप कहलाता है अपभ्रंश। क्या कहलाता है? अपभ्रंश। अपभ्रंश कहलाता है। तो उर्दू किस अपभ्रंश से निकली है? उर्दू निकली है शूरसेनी अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से? शूरसेनी अपभ्रंश से। शूरसेनी अपभ्रंश कहां बोली जाती थी? कि शूरसेनी अपभ्रंश बोली जाती थी मथुरा वाले एरिया में। और यह हमें कैसे पता चलता है? कि बौद्ध मजहब के अंगुत्तर निकाय में, जैन मजहब के भगवती सूत्र में और पाणिनि के अष्टाध्यायी में। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 9 महाजनपदों का उल्लेख है, उनमें से एक शूरसेन महाजनपद भी है। तो उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ठीक है, और शूरसेन अपभ्रंश से निकली है। तो शूरसेन अपभ्रंश किसका भाग है? शूरसेन अपभ्रंश हिंद आर्याई का भाग। किसका भाग है? हिंद आर्याई का भाग है। और हिंद आर्याई से मतलब क्या है? हिंद आर्य कौम अपने साथ जो जबान लेके आई, आर्य कौम अपने साथ जो जबान लेके आई वो कौन सी थी? आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। तो हिंदुस्तान में भाषाओं की जननी या भाषाओं की मां किसे कहा जाता है? तो हिंद आर्य को। और यह क्वेश्चन एक बार आ चुका है मेरे दोस्तों। ठीक है, आ रहा समझ में? हिंदुस्तान में जबानों की जननी, भाषाओं की जननी या मां किसे कहा जाता है? हिंद आर्य को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो उर्दू किस खानदान से ताल्लुक रखती है ये हमारा चल रहा है। उर्दू किस खानदान से ताल्लुक रखती है? तो उर्दू हिंद आर्य खानदान से ताल्लुक रखती है। हिंद आर्य को हिंदुस्तान में भाषाओं की जननी कहा जाता है। शूरसेनी से हिंद आर्याई। और हिंद आर्याई जबानों के सबसे बड़े खानदान हिंद यूरोपी खानदान। कौन सा खानदान? हिंद यूरोपी खानदान से ताल्लुक रखती है। जबानों का सबसे बड़ा खानदान है हिंद यूरोपी खानदान। उसकी 11 शाखों में से, कितनी शाखों में से? 11 शाखों में से एक अहम शाख है हिंद आर्याई। यानी ये तो दादाजी, ये पापा जी और ये बेटे जी, इस तरीके से। ठीक है, यहां तक आ रहा समझ में? फिर है आगे, अरबी में जबान को कहते हैं लिसान। अरबी में जबान को क्या कहते हैं? लिसान कहते हैं। लिसान से एक लफ्ज बना है लिसानियात। लिसान से क्या बना है? लिसानियात। लिसानियात का मतलब होता है जबान का साइंसी तरीके से मुताला करना, जबान की इब्तिदा, इर्तिका की तश्कील के इल्म या जबान की तारीख के इल्म को कहते हैं लिसानियात। और यह क्वेश्चन एक बार आ चुका है, लिसानियात के मायने। कि लिसानियात के मायने क्या होते हैं? जबान का साइंसी तरीके से मुताला करना। ठीक है, जबान की तारीख का इल्म। तो जबान का जो माहिर होता है उसे कहा जाता है माहिर लिसानियात। जो जबान का माहिर होता है, जबान में माहिर होता है, उसे कहा जाता है माहिर लिसानियात। ठीक है, उर्दू किस लिसानी खानदान से ताल्लुक रखती है? तो उर्दू हिंद यूरोपी लिसानी खानदान से ताल्लुक रखती है। किस लिसानी खानदान से ताल्लुक रखती है? हिंद यूरोपी लिसानी खानदान से ताल्लुक रखती है। खानदान किसे कहते हैं? कि हम रिश्ता जबानें। हम रिश्ता जबानें कौन सी जबानें? जो जबानें सोती एतबार से, आवाज के एतबार से ममासलत रखती हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं, उन्हें हम रिश्ता जबानें कहते हैं। और हम रिश्ता जबानों को एक ही जमरे में, एक ही सांचे में, एक ही ढांचे में, या एक ही पैराग्राफ में, या एक ही ग्रुप में रखा जाता है। हम रिश्ता जबानें। ठीक है, हम रिश्ता जबानें वो जबानें होती हैं। ठीक है, जैसे कि संस्कृत में पितृ को कहते हैं। संस्कृत में एक शब्द है, एक लफ्ज है पितृ। यूनानी में इसे कहते हैं पेटर और फारसी में इसे कहते हैं पदर। ऐसे ही भ्राता एक संस्कृत में एक लफ्ज है भ्राता। यूनानी में इसे कहते हैं ब्रेटर और ब्रादर। किसमें कहते हैं? फारसी में। तो ये क्या हो गए? सोती एतबार से इनमें ममासलत हुई कि नहीं? पितृ, पेटर, पदर, भ्राता, ब्रेटर, ब्रादर। तो सोती एतबार से, जबान आवाज के एतबार से इनमें ममासलत हुई। तो उर्दू किस खानदान से ताल्लुक रखती है? जबानों का सबसे बड़ा खानदान हिंद यूरोपी खानदान से ताल्लुक रखती है। सोती, सरफी व नहबी एतबार से जबानों के कितने बड़े खानदान हैं? 8। सोत यानी आवाज, सर्फ यानी लफ्ज जिसमें लफ्ज का इल्म हासिल किया जाए, नहब यानी जिसमें जुमले का इल्म हासिल किया जाए। सोती, सरफी व नहबी एतबार से जबानों के कितने बड़े खानदान है? 8। यह क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है 2019 में। ठीक है, 8 बड़े खानदान कौन कौन से हैं? पहला है सामी, दूसरा है मालाई, तीसरा है द्राविड़ी, चौथा है मंडा। सामी, मालाई, द्राविड़ी, मंडा।
पांचवा है हिंद यूरोपी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा खानदान है, हिंद यूरोपी खानदान। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जबानों का सबसे बड़ा खानदान कौन सा है, तो हिंद यूरोपी खानदान। इसके बाद है छठा है हिंद चीनी खानदान, सातवां है अफ्रीका की बांतो और आठवां है कदीम अमरीकी। विल्फ्रेड पी लेहमन जवान के बहुत बड़े माहिर हुए हैं और इन्होंने जवानों के 7 बड़े खानदान बताए हैं। कौन कौन से? हिंद यूरोपी जो कि सबसे बड़ा खानदान है, दूसरा है चीनी तिब्बती, तीसरा है अफ्रीका एशियाई, चौथा है ऑस्ट्रो एशियाई, पांचवा है द्राविडी, छठी है अल्ताई, सातवां है फिनो उग्रिक। सातवां कौन सा है? फिनो उग्रिक। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हिंद आर्याई से उर्दू तक का सफर। हिंद आर्याई से यानी 1500 कबले मसीह से लेकर के और मौजूदा जमाने तक उर्दू कैसे वजूद में आई, इस 3500 साल में उर्दू कैसे पैदा हुई, वो देख रहे हैं। तो हिंद आर्याई से उर्दू तक के सफर को हम 3 अदवार में, कितने अदवार में? 3 अदवार में डिवाइडेड कर सकते हैं। एक कदीम हिंद आर्याई, दूसरा वस्ती हिंद आर्याई, तीसरा जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई का वो टाइम है जो 1500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक है। वस्ती हिंद आर्याई का दौर है 500 कबल मसीह से मौजूदा जमाने तक, वो 1000 ईस्वी तक। और जदीद हिंद आर्याई का दौर है 1000 ईस्वी से मौजूदा जमाने तक। ठीक है, कदीम हिंद आर्याई में किसका बोलबाला रहता है? तो कदीम हिंद आर्याई में वैदिक संस्कृत, वैदिक सभ्यता रहती है और वैदिक संस्कृत में संस्कृत का बोलबाला रहता है। फिर इसके बाद आती है प्राकृत। प्राकृत का मतलब होता है मिली जुली जबान। प्राकृत का मतलब होता है कि जब जबान की नई शक्ल, मिलवा शक्ल, अवाम की बोली को प्राकृत कहा जाता है। अवाम की बोली को क्या कहा जाता है? प्राकृत कहा जाता है। जब इन प्राकृतों ने अदबी शक्ल इख्तियार कर ली तो इनका नाम पड़ गया अदबी प्राकृत। और अदबी प्राकृत के बाद जबान की जो तीसरी शक्ल वजूद में आई उसे कहा गया अपभ्रंश। ये हम कल की क्लास में समझेंगे ये सारी बातें। ठीक है, सारे अदबारों को एक हम डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर तीसरा इसमें जदीद जबानों का दौर रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा और आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को एमजी कोचिंग एकेडमी सवाई माधोपुर को लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। और आपकी दुआ। अल्लाह हाफिज।